हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक आ चुका है और आप लोग देख रहे हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ। तो कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप सभी को तो पता ही चल गई होगी, बट यहाँ पे क्या है, जितने भी आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा फुल्ली सॉल्यूशन के साथ, तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी को जुड़े रहना है। तो हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन्स जानते हो, जो आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मीन्स ये 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं, आज हम लोग 1 से लेके यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चन 60 बनते हैं, टोटल क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीन्स अपना जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट का जो आपका क्वेश्चन आता है पहला, वह क्वेश्चन है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हमारा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, वह क्वेश्चन आपका है पहला जो पूछा जाएगा, मीन्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वह है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको क्या करना है, आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में हेडिंग बनाइए कि एनाटॉमी, एनाटॉमी के नीचे ये ब्लैक कलर इसके से आप हेडिंग बनाइए, इसके नीचे डबल लाइन मारिए। उसके बाद लिखिए एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी मीन्स वही होता है, मीन्स क्या है, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर की बात की जाती है और हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो किस चीज़ का स्ट्रक्चर, हमें ह्यूमन का ही तो देखना है। अब देखो, बॉडी ऑर्गन मतलब ठीक है, वो जो बॉडी हमारी होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं, कई सारे पार्ट मिलते हैं, तब जाके हमारी एक बॉडी बनती है। ठीक है, तो उसी ऑर्गन या पार्ट का हम जब स्ट्रक्चर के बारे में मतलब स्टडी करें, तो उन्हें हम बोलते हैं एनाटॉमी। मीन्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन है, जब हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें, तो उन्हें हम बोल देते हैं जनरल लैंग्वेज में एनाटॉमी। अब बात करेंगे, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यह भी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का क्या स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बने यह भी देख लेते हैं, और इनका पोजीशन क्या यह भी देखना होता है, लोकेशन क्या यह भी देखते हैं, और एक पार्ट दूसरे पार्ट मीन्स एक आर्गन दूसरे आर्गन के साथ कैसे वह कनेक्ट हुआ है, कैसा रिलेशनशिप बनाया है हमारे बॉडी के अंदर, हम उसको भी देख लेते हैं अपने एनाटॉमी के अंदर ही। ठीक है, अब बात करेंगे फिजियोलॉजी। एक ही क्वेश्चन में यह दोनों साथ में ही पूछा जाएगा। मीन्स कहते हैं दोनों भाई भाई होते हैं, जहां एनाटॉमी पूछी जाएगी वहां फिजियोलॉजी जरूर पूछी जाएगी। अब देख लो फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी मतलब देखो, फिजियो मतलब कहीं ना कहीं आपके वर्ड से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है फा का ना, तो फा मतलब फंक्शन भी, फा मतलब फिजियोलॉजी भी। तो फिजियोलॉजी मतलब आप लोग सीधे सीधे समझ जाएगा कि फंक्शन किसका, हम लोग बॉडी का फंक्शन ही देखेंगे और किसका देखेंगे, तो बॉडी का फंक्शन। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ बॉडी। अब इसमें क्या है, यह साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग अपने बॉडी का फंक्शन की स्टडी करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजी। ठीक है, डिफाइन टर्म होम्योस्टेसिस। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, होम्योस्टेसिस को डिटेल में बताना है। अब देखो होम्योस्टेसिस आप लोग क्या एक हेडिंग बनाओगे, तब उसके बाद लिखोगे कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। इट इज मेड अप 2 वर्ड। होम्योस्टेसिस आपका 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, होम्यो प्लस स्टेसिस। होम्यो मतलब होता है सेम, यह तो सभी को पता होगा, बाकी स्टेसिस मतलब होता है स्टेट मतलब अवस्था। अब आगे मैं डिटेल में देख लेता हूँ इसका क्या है। होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी, इसमें क्या है, होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी of our body to maintain a stable internal environment despite change in the outside world। अब इसमें क्या होता है, जब भाई किसी को बुखार हो जाता है, ठीक है, फीवर हो जाता है, तो देखते हो कि उसका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, मतलब बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हाई हो जाता है बाहर की तुलना अगर आप करोगे तो दोनों से। ठीक है, तो जब दोनों को मेंटेन करना होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, जहां अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको इसका पीडीएफ वगैरह और जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते रहते हैं वहां व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड मैं करता रहता हूं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो रिकॉल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें आपको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में बताना है। पॉजिटिव मतलब होता है प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो वहाँ पे जब हमारे बॉडी में टेम्परेचर घट जाता है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। मतलब यह पूरी मैकेनिज्म हमारे बॉडी में चलने लगती है, तो इसमें क्या होता है, उसका इंक्रीजमेंट होने लगता है। ठीक है, जो भी चीज़ें घटी होती है उनका इंक्रीजमेंट होने लगता है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, यूज टू इंक्रीज। और देखो सेकंड पॉइंट, व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट। जब कोई भी चीज़ हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में घट जाती है, मीन्स क्या है, डाउन हो जाती है, देन इट ट्राई टू बैक इनटू इट्स नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट। उसके बाद यह जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम वाला मैकेनिज्म होता है उसको नॉर्मल सिस्टम में लाने मतलब हेल्प करता है, मीन्स इंक्रीजिंग का काम वही करता है। अब देखो जैसे चाइल्ड बर्थ के
मतलब उस समय जब चाइल्ड बर्थ होता है तब देखो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट वहाँ पे होता है, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, हार्मोन भी रिलीज होता है। उसके बाद यूटेरस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हार्मोन क्या, हार्मोन रिलीज फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट ये कैसे हुआ, जब हार्मोन रिलीज हुआ कॉन्ट्रैक्शन के लिए तब जाके यह कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट पहले आया, फिर सेंसर के पास, फिर इफेक्टर के पास। ये था इसका वर्क्स। और एक छोटा सा यह था एग्जाम्पल हमारा ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का, ठीक है। अब बात करेंगे हम फोर्थ का, इम्यूरेट सेल जंक्शन एंड इट्स टाइप। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हो रहा है, जितना भी आप लोग देख रहे हो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अब की बार आने के पूरा इसका चांस बन जाता है। अब देखो सेल जंक्शन क्या होता है, मीन्स कनेक्शन बिटवीन सेल। अब सभी को जंक्शन के बारे में पता होगा, जैसे एक चौराहा है, एक रूट यहाँ से आती है, दूसरी रूट इधर से, तीसरी रूट इधर से, चौथी रूट इधर से, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग जंक्शन ही तो बोलेंगे, ये चौराहे का जंक्शन, ठीक है। जहाँ चार रास्ता मिलता है उन्हें हम जंक्शन बोल देते हैं, मतलब चौराहा। तो सेल जंक्शन, जहाँ ढेर सारे सेल आके मिलते हैं उन्हीं को हम जंक्शन बोल देंगे, सेल जंक्शन। अब देखो मीन्स कनेक्शन बिटवीन सेल्स, सेल के बीच का कनेक्शन को हम लोग सेल जंक्शन बोलते हैं। इट इज द कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स आर बिटवीन ए सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कनेक्शन बने, या तो अगल बगल के सेल के साथ, या तो अपने पड़ोसी सेल के साथ जब वह कनेक्शन बनाए तो उन्हें हम बोलते हैं सेल जंक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब सेल है जो भी रेड से दिख रहा है, ये इसके जंक्शन है, कैसे ये एक दूसरे से अटैचमेंट हुए। बाकी ये सेल है, और ये क्या है, ये वाली जो रेड वाली पॉइंट दिख रही है ये कनेक्शन पॉइंट है। अब बात करें इसकी टाइप का, तो टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम और गैप जंक्शन, ये होते हैं 5 टाइप के हमारे सेल जंक्शन। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, यूनिट नंबर फर्स्ट का ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। एक्सप्लेन द टर्म इंडोक्राइन सिग्नलिंग पैथवे। अब इंडोक्राइन सिग्नलिंग पैथवे बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडोक्राइन सिग्नलिंग पैथवे क्या होता है, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इन दिस, इसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जैसे हार्मोन रीच इनटू टारगेट सेल थ्रू ब्लड, इसमें जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे ब्लड के हेल्प से, हम जहाँ पे उन्हें टारगेट होना रहता है इसी ब्लड के हेल्प से वह जाके अपना वो बाइंड कर लेते हैं, और उन्हें जहाँ अपना टारगेट करना होता है वहाँ जाके ये टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था वो टोटली कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर सेकंड का। तो यूनिट नंबर सेकंड का हमारा जो है पहला क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें क्या करना है आपको, अपेंडिकुलर फ्रंट एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को आपको डीप में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल का। एक्सियल में हमारे क्या है, एक्सियल स्केलेटन ऊपर है और अपेंडिकुलर स्केलेटन नीचे है। अब देखो एक्सियल स्केलेटन में क्या है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्केलेटन, ये क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है हमारे स्केलेटन का। जो एक्सियल होता है वह सेंट्रल पार्ट होता है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, जब सेंट्रल पार्ट होगा तो इसमें जाहिर सी बात है स्कल तो जरूर होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी होगा, रिब केज होंगे और स्टर्नम भी तो होंगे ही, दूसरी पॉइंट लिखोगे। उसके बाद तीसरी पॉइंट जो है, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी। ये क्या करते हैं, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे वर्टेब्रल कॉलम मतलब स्पाइन, स्कल मतलब क्रेनियन एंड फेस, रिब केज मतलब 24 रिब केज, स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल की, तो अपेंडिकुलर भी बिल्कुल इसी तरह आसान होने वाला है। इट इज द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये भी स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, अपर लिम्ब मतलब शोल्डर, लोअर लिम्ब मतलब लेग और पेल्विस वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल होते हैं। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन की, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है। ओस्टियोक्लास्ट आर स्पेशल सेल दैट हेल्प बिल्ड द बोन्स, दे आर मेन वर्क इज फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। ये क्या है, एक स्पेशल सेल होता है जो कि हमारे बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारी बोन्स डे बाय डे मतलब बन रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी, जब आप छोटे थे तो आपकी बोन छोटी थी, जैसे जैसे बढ़ रहे हो तो बोन भी बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो वो किसका काम है, ओस्टियोब्लास्ट का। अब हम बात करेंगे ओस्टियोक्लास्ट का। तो ओस्टियोक्लास्ट आर स्पेशल सेल दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन एंड रिमूव ऑड आर डैमेज्ड बोन टिश्यू। ये क्या करता है, जो भी हमारे मतलब कभी कभी नहीं सुने हो कि इनकी बोन्स बढ़ गई थी, तो जब बोन्स बढ़ जाती है तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, तो बढ़े हुए बोन्स को ये ओस्टियोक्लास्ट ही क्या करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है और उसको रिमूव कराता है। जो भी पुरानी हड्डियां उनको क्या है, रिमूव करेगा, या डैमेज हड्डी को ये सब ये रिमूव करवाता है हमारा ओस्टियोक्लास्ट। और ये देखो एक बनाने का काम करेगा, एक तोड़ने का काम करेगा, किसको, हड्डी को, ठीक है। ये हमारे तो ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, राइट टू मेन फंक्शन ऑफ स्किन। यहाँ पे आपको 2 मेन फंक्शन बता देना है स्किन का।
तो पहला फंक्शन होता है प्रोडक्शन, दूसरा फंक्शन होता है सेक्रेशन। प्रोटेक्शन देखो कैसे है, स्किन एक्ट एज फिजिकल बैरियर एंड प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब देखो अगर आपके स्केलेटल सिस्टम के ऊपर स्किन ना हो तो कैसा आप फील करोगे। देखो ब्लड वगैरह इधर उधर से निकलने लगेंगे, जैसे कहीं हवा चल रही है तो डायरेक्ट हवा जो है इंटरनल पार्ट को अफेक्ट करने लगेगी, हीट है तो डायरेक्ट जो हीट है आपके इंटरनल पार्ट को अफेक्ट करने लगेगी। इससे क्या है, हमारी लाइफ जो है वो डेंजर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं स्किन जो हमारा प्रोटेक्शन का ही काम कर रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन को, और एक फिजिकल बैरियर भी होता है हमारे बॉडी के लिए। अब देखो सेक्रेशन में क्या है, स्किन हेल्प द सेक्रेशन ऑफ स्वीट फ्रॉम स्वीट ग्लैंड। अब देखो यह क्या सेक्रेशन में भी हेल्प कर, जैसे स्वीट ग्लैंड से हमारी जो स्वीट निकलती है, मतलब ये जो पसीने वाली ग्लैंड्स होती है उससे पसीना निकालने का भी काम करती है, ये आ जाता है ये सेक्रेशन के अंदर में। यह काम हमारी स्किन ही कराती है। यह क्या है, दो ठो इसका हो गया मेन फंक्शन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज जॉइंट एंड इट्स टाइप। जॉइंट क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं। ए जॉइंट इज द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स दैट अलाउ मूवमेंट। अब देखो इधर से एक बोन आती है, एक बोन इधर से आती है, ये जहाँ पे दोनों मिलती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं जॉइंट। अब जब दोनों जॉइंट हो जाती हैं तो यह एक कनेक्शन भी होता है जो कि मूवमेंट को अपने अलाउ कर देता है, ठीक है। जॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अप बोन्स टुगेदर एज वेल एज अलाउिंग स्केलेटल मूवमेंट। ये क्या करता है जॉइंट में, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं दो बोन्स को कलेक्ट करना, मतलब उनको साथ में लेके पकड़ के रखना, और स्केलेटल सिस्टम पूरे मूवमेंट को, जैसे आप बॉलिंग जब कर रहे होते हो तो अपना हाथ पूरा घुमा के तब बॉल को फेंकते हो ना, तो ये क्या है, एक जॉइंट से आपका हाथ जो घूमता है और जॉइंट के हेल्प से हमारा मतलब दो बोन्स आपस में अटैच की हुई हैं। अब देखो 6 टाइप के मेनली जॉइंट होते हैं, एक फिक्स जॉइंट, एक स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, एक फ्रीली मूवेबल जॉइंट, एक फाइब्रस जॉइंट, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट, एक साइनोवियल जॉइंट। ये आपके 6 टाइप के जॉइंट होते हैं। अब देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप किसे बोलते हो। डिफाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कनेक्शन बिटवीन नर्व सेल एंड मसल फाइबर। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, जब नर्व सेल और मसल फाइबर में कनेक्शन हो तो आप उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल सकते हो। न्यूरो मतलब होता है नर्व, मस्कुलर मतलब होता है मसल, तो नर्व सेल और मसल फाइबर जब दोनों में कनेक्शन हो तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही कहलाएगा। पहला पॉइंट, नर्व्स आर अलाउ सिग्नल टू कंट्रोल मसल मूवमेंट। दूसरी पॉइंट क्या है, इसमें जो नर्व्स होती है वो सिग्नल को अलाउ करती है मसल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन ब्रिज, इसे हम क्या कम्युनिकेशन ब्रिज भी बोल सकते हैं बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। किसके बीच का, नर्वस और मस्कुलर सिस्टम का। इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम लोग कम्युनिकेशन ब्रिज भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा 2 यूनिट्स कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 का। तो यूनिट नंबर 3 में भी हमारे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस, आप इरिथ्रोपोइसिस किसे बोलते हो, मतलब इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। यह जो क्वेश्चन है कभी कभी अलग मॉडल से पूछ सकता है, या तो डिफाइन इरिथ्रोपोइसिस, या तो व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस, या तो इलाबोरेट इरिथ्रोपोइसिस। तो बात वही आती है, एक ही चीज आपको लिखना होता है। अब हम बात करेंगे इरिथ्रोपोइसिस का। इरिथ्रोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल। इरिथ्रोपोइसिस में आपको टोटल अगर समरी में इसका बता दूं तो इसमें क्या है, आपको पूरा यही लिखना है कि हमारा ब्लड कैसे बनता है। तो ब्लड में एक पार्ट होता है आरबीसी, तो इसमें क्या है, इरिथ्रोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल, मतलब आरबीसी। इसमें क्या हम लोग देखते हैं आरबीसी कैसे बनती है, ठीक है। इट्स लाइक ए फैक्ट्री इनसाइड आवर बॉडी, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस कंडीशन में, मतलब आरबीसी को, ये मतलब हमारे बॉडी के अंदर एक फैक्ट्री है जहाँ पे नई नई आरबीसी बनती है, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी फ्रेंड्स 20 नहीं, ये तो टोटल अकॉर्डिंग एक मैंने काउंट किया है 7-10 के अकॉर्डिंग है ये। राइट अबाउट 2 मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का 2 ठो आपको फंक्शन लिख देना है। पहला फंक्शन क्या है, वास्ट रिमूवल, दूसरा फंक्शन है फ्लूइड बैलेंस। तो पहला फंक्शन जो वास्ट रिमूवल है, इसमें क्या करना है, रिमूव वास्ट टॉक्सिन एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन। इसमें हम यही देखते हैं हमारे बॉडी में जितने वास्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करवाने में हेल्प करेगा, टॉक्सिन मटेरियल जो भी है उसको बाहर करने में, और एक्सेस फ्लूइड जो मतलब बढ़े हुए फ्लूइड हमारे बॉडी में है उसको भी यह बाहर करने में हेल्प करता है। और ये सब कहाँ से निकलते हैं, हमारे ऑर्गन और टिश्यू से ही जो भी वास्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनको हमारे बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो यह एक पहला फंक्शन हो गया। अब बात करेंगे सेकंड फंक्शन की, तो यह फ्लूइड बैलेंस, हमारे बॉडी के जो अंदर फ्लूइड है उसको मेंटेन करने में भी यह हेल्प करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। देखो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस बाय रिटर्निंग एक्सेस फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम। अब देखो जो भी बढ़ जाते हैं फ्लूइड वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तो उन्हें कहीं ना कहीं से यह फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का भी एक फंक्शन है। अब हम बात करेंगे आरएच फैक्टर का। व्हाट डू यू मीन बाय आरएच फैक्टर, आप आरएच फैक्टर से क्या समझते हो। अब देखो आरएच फैक्टर क्या होता है, इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन रिसस मंकी। सबसे पहले इसको कहाँ डिटेक्ट किया गया था, रिसस मंकी में। दिस सिस्टम इज मेनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन ऑन द सरफेस। अब आरबीसी के सरफेस पे ये जो है ना
RH एंटीजन प्रेजेंट हैं कि एब्सेंस हैं, ये RH फैक्टर ही से बताता है। इफ RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ RBC, अगर RBC के सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो देन इट इज पॉजिटिव, तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इफ RH एंटीजन इज एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC, अगर RBC के सरफेस पर RH एंटीजन एब्सेंट है तो वह निगेटिव होगा। ठीक है, एब्सेंट मतलब निगेटिव, प्रेजेंट मतलब पॉजिटिव, मतलब वर्ड से भी पता चल जाना चाहिए आपको। अब देखो एनीमिया क्या होता है। एनीमिया सभी ने सुना होगा कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया मतलब इस कंडीशन में होता है लैक ऑफ ब्लड। अब देखो क्या होता है, एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस। इसमें क्या होता है, जब ब्लड का अमाउंट घटेगा तो जाहिर सी बात हमारे आर्गन तक ये जो ब्लड का काम क्या होता था, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना हमारे डिफरेंट डिफरेंट आर्गन तक। तो जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड होगा? तो यही कि बताया गया एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस। जो ब्लड की कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को ले जाने तक आर्गन तक, वह क्या है, थोड़ी सी घट जाती है। डिफिशियंसी ऑफ ब्लड मतलब आरबीसी, इसमें क्या है, ब्लड होता है, ब्लड की डिफिशियंसी होती है। ब्लड में एक मेन पार्ट जो प्रेजेंट होता है आरबीसी, उसी आरबीसी को क्या है, इस कंडीशन में वह आरबीसी कहीं ना कहीं वो डाउन हो जाती है। देयर विल बी डिक्रीजमेंट इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी विच कैन केज सीरियस डैमेज टू आवर बॉडी। जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमें क्या है, एक डेंजर या सीरियस कंडीशन हमारे बॉडी को केज कर जाना पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब इट इज ए मेडिकल प्रोसीजर। पहली बात तो ये एक मेडिकल प्रोसीजर है वेयर हेल्दी ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए डोनर इनटू ए पेशेंट बॉडी टू रिप्लेस लॉस्ट और डैमेज ब्लड। अब देखो कभी होता है कि जब किसी को तगड़े में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बॉडी के अंदर से जो भी ब्लड रहता है वो सब निकल जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, इन्हें ब्लड की ज़रूरत है। तो जब कोई ब्लड देने जाता है, पहली बात तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर इनका A+ है तो जो इनको दे रहा है वह भी A+ ही होना चाहिए, तब तो ब्लड ले पाएंगे। अब जब दोनों का मैच होगा A+, तब ये ब्लड देने जाएंगे। तो यही जो एक हेल्दी पर्सन ब्लड देने जा रहा है एक पेशेंट को, वही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब अपने अंदर का ब्लड निकाल कर दूसरे तक ले जाना, वही हमारा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब देखो डोनर क्या होता है, रिसिप्टर। अब डोनर वही होगा जो हेल्दी पर्सन होगा, रिसिप्ट क्या होगा, जो मतलब जिसकी तबीयत में थोड़ा मतलब कह सकते हो तो पेशेंट हो रहेगा। डोनर क्या है, ए पर्सन हु डोनेट्स ब्लड। अब डोनर क्या है, जो ब्लड को डोनेट करता है वो डोनर रहेगा। रिसिपेंट क्या है, ए पर्सन हु रिसीव द ब्लड, जो ब्लड को रिसीव कर रहा है वो रिसिपेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 4 पर। ठीक है, राइट द पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कोन सेल। अब आपको बताना है कि रॉड और कोन सेल में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब देखो रॉड सेल में जो आपका होता है वो होता है रोडोप्सिन, और कोन सेल में आयोडोप्सिन। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही यहाँ पे डिस्टर्बिंग बनी रहती है कि रॉड सेल में रोडोप्सिन। देखो रॉड है ना तो रोडोप्सिन, कोन है तो आयोडोप्सिन। आप एक ही याद करो, दूसरा याद हो जाएगा। नेम द बोन प्रेजेंट इन ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेम द बोन प्रेजेंट इन ईयर। आपके ईयर में कौन सी बोन प्रेजेंट होती हैं? तो हमारा मैलियस, इनकस और स्टेपस, तीन बोन्स आपके ईयर में प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राइट द नेम ऑफ 2 न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ पे आपको 2 न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम लिखना है। तो एक है एस्टिलकोलिन, दूसरा है डोपामीन। इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा एस्टिलकोलिन होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। जो डोपामीन होता है वो हमारा इन्वॉल्व होता है प्लीजर एंड मूवमेंट कंट्रोल। आपको क्या है, प्लीजर रहना, प्लीजर मतलब शांति से रहना है, और आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है हमारा डोपामीन। एस्टिलकोलिन क्या आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन को मतलब कंट्रोल या इन्वॉल्व उसी में होता रहता है। ठीक है, अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो डिफाइन टर्म सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स, ए सिनेप्स इज ए टिनी गैप बिटवीन टू ब्रेन सेल, मतलब दो न्यूरॉन के बीच का, ये मान लो एक न्यूरॉन है, इधर एक न्यूरॉन है, अब बीच में थोड़ी सी गैप होगी, इस गैप को आप सिनेप्स बोल सकते हो। वेयर दे कम्युनिकेट विच ईच अदर, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं तो थोड़ा कम्युनिकेशन, मतलब जब आप दो फ्रेंड्स कहीं पे मिलते हैं तो अपनी पुरानी बातों या प्रेजेंट की कुछ बातें होती है वो बातें करने लगते हैं। तो जब दो न्यूरॉन आपस में मिलेंगे तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बीच में होगा इस गैप में, उसी को हम बोलते हैं सिनेप्स। अब देखो डिफाइन इंट्रा ऑकुलर टेंशन। इंट्रा ऑकुलर टेंशन को क्या बोला जाता है, मतलब इसको आपको डिफाइन करना है। तो इंट्रा ऑकुलर टेंशन मतलब IOT, इंट्रा ऑकुलर टेंशन इज द प्रेशर इनसाइड द आई। आई के अंदर का जो प्रेशर होता है उन्हें हम इंट्रा ऑकुलर टेंशन प्रेशर भी बोल सकते हैं। इट्स लाइक द एयर प्रेशर इन ए बैलून, यह ऐसे होता है जैसे कि हवा में जब, सॉरी फ्रेंड्स, जब बैलून में जब हवा भरी जाती है तो उसी के कारण जैसे हमारे आंखों में जब ये एयर आ जाती है, इन्हीं को हम बोलते हैं इंट्राऑकुलर टेंशन। इफ़ गेट्स टू हाई इट कैन केज प्रॉब्लम, जब यही प्रेशर हमारे आंखों में ज़्यादा हो जाता है तब हमारे क्या है, आंख में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं इंट्राऑकुलर टेंशन।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की। तो नेक्स्ट यूनिट में हमें देखना है फ्रेंड्स, मैं 7 और 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आप सभी के लिए लाऊंगा। अगर आप चैनल पर अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। अब देखो यूनिट नंबर 5 हमारा आ गया। इसमें क्या है, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। आपको बताना है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। मीन्स हार्ट पंपिंग पावर, मतलब आपका जो हार्ट है वह कितनी तेजी से आपके ब्लड को पंप कर पा रहा है। ये होते हैं कार्डियक आउटपुट का ये समरी है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। एक मिनट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, उन्हें हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब CO इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट मतलब क्या होता है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखो हार्ट रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। एक मिनट में जो आपका हार्ट धड़क रहा है, मतलब हार्ट बीट कितनी होती है, उन्हें हम बोलते हैं हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट विथ ईच बीट। एक बीट में कितना मतलब ब्लड का अमाउंट आपका हार्ट पंप कर रहा है, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखो एवरेज कार्डियक आउटपुट अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 7 लीटर पर मिनट। एक मिनट में लगभग 4 से 7 लीटर वह पंप करता है हमारा जो हार्ट है, मतलब एवरेज कार्डियक आउटपुट ये इतना है, ठीक है। इसको आप लोग ये पॉइंट आप लोग नोटिस कर ले, कभी कभी MCQ में भी यह क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स सभी को पता होगा कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। ये देखो ब्लड वेसल्स का ये फिगर है। मीन्स रोड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब एक कह सकते हो कि रोड भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये मान लो एक रोड है और जब इस पे जाता है ब्लड, हमेशा इसमें ब्लड फ्लो होता रहता है, इसीलिए इसको रोड माना गया है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड वेसल्स आर लाइक ए नेटवर्क ऑफ रोड दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वेसल्स जो है कह सकते हो एक रोड्स का ये नेटवर्क है जिसकी हेल्प से पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। अब देखो ये जो ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में फैली है और हार्ट क्या है, पूरे मतलब इसमें ब्लड को प्रोवाइड करता रहता है बराबर। अब ब्लड वेसल्स आर मेनली 3 टाइप। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो देखा जाए तो मेनली 3 टाइप की होती हैं, एक आर्टरी, एक वेन, एक कैपिलरी। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल। अब देखो पढ़ना आपको कि कार्डियक साइकिल क्या होती है। कार्डियक साइकिल मीन हार्ट रिदमिक बीट, हार्ट की रिदम वाली बीट कितनी है, इसी को आप लोग बोल सकते हो कार्डियक साइकिल। द कार्डियक साइकिल आल्सो नोन एज द कार्डियक साइकिल। इसको क्या है, कार्डियक साइकिल ही बोलोगे। इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन द हार्ट फ्रॉम द स्टार्ट वन बीट टू स्टार्ट नेक्स्ट बीट। यह कब होता है, जब हार्ट की पहली बीट स्टार्ट होती है और जब नेक्स्ट बीट आने वाली रहती है, तो उन्हीं के बीच में जो भी होता है वो पूरा मतलब जो भी चलता है इसे बोलते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल, ठीक है। एक बीट से लेके जो लास्ट वाली बीट है नेक्स्ट वाली बीट तक ही जो भी प्रोसेस होती है उन्हें हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब देखो डिफाइन ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, इसको आपको डिफाइन या एलोबरेट या डेफिनेशन करना हो तो यही चीज आप लिख के आएगा। ईसीजी इज डिफाइन एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जब हम उसे डिफाइन करते हैं एक ग्राफ के प्रेजेंट मतलब ग्राफ के फॉर्म पर, तो उन्हें हम बोलते हैं ईसीजी। अब देखो हियर वी सिंपली रिकॉर्ड द हार्ट बीट। ईसीजी में हम लोग हार्ट बीट को आसानी से रिकॉर्ड भी कर पाते हैं। द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर हार्ट बीट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब देखो एक डिवाइस होती है जिसके हेल्प से हम लोग क्या है ये मतलब मेजर करते हैं हार्ट बीट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक डिवाइस का नाम है जो कि आपके हार्ट बीट को ये मेजर करने में हेल्प करता है। अब देखा जाए कि आपकी जो हार्ट बीट वो कैसे चलती है, ये सर देखो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन मतलब P वाला पॉइंट। अब इधर देखो Q वाला पॉइंट, ऊपर R नीचे S, इधर TT मतलब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। आप लोग ईसीजी में इतना लिख के आएगा, बाकी ये फिगर बना दीजिएगा। 2 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं हम आपसे 7 मार्क्स और 10 मार्क्स क्वेश्चन के साथ, मतलब लॉन्ग वाले क्वेश्चन के साथ। वह भी आपको ऐसे तरह सोल्यूशन के साथ ही मिलेगा। अगर आप सब अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।